हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करेंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं और आज हमारा करेंट अफेयर का दूसरा क्लास है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने के पहले हमें ये पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर जो कि 11 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है, इस पूरे पेपर की अगर बात करें तो इसमें लगभग 20 से 25 प्रश्नों की जो संख्या होती है वो केवल अकेले करेंट अफेयर की होती है। और ये प्रश्न मैक्सिमम इनकी हम लोग कह लें कि 98% प्लस जो करेंट अफेयर होते हैं वो लास्ट 6 मंथ के होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, लास्ट 6 मंथ के जो 500 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं, जो पिछले दिनों की प्रश्नों की प्रकृति देखते हुए हम लोग एक सटीक अनुमान लगा रहे हैं कि ये वो प्रश्न हैं जो पेपर में आ सकते हैं। इन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने एक 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका आज दूसरा दिन है। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन में आपका स्वागत है और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करेंट। दोस्तों, कल क्लास 1 में हम लोग कुल इंपॉर्टेंट 16 करेंट अफेयर पे चर्चा किए थे और आज 17 से स्टार्ट करते हैं। पहली है वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी दोस्तों हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रही है। तो वेनगंगा नदी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। और हमको पता है कि जियोग्राफी में एक कम से कम 2 क्वेश्चन तो रिवर्स पे रहता है। खासतौर पे भारतीय नदियों पे 2 क्वेश्चन तो एकदम रहता है। अगर हम लोग पिछली बार का भी पेपर देखें तो वहाँ से 2 क्वेश्चन था और वो 2 क्वेश्चन भारतीय नदियों पे था। तो हम लोग देखेंगे जो वेनगंगा का उद्गम है ये महादेव पहाड़ी के से है। तो वेनगंगा का उद्गम कहाँ से दोस्तों? तो ये वेनगंगा का उद्गम महादेव पहाड़ी से है। और वेनगंगा जब वर्धा नदी से मिलती है तो इस नदी का नाम हो जाता है प्राणहिता। वेनगंगा जब वर्धा नदी से मिलती है तो इस नदी का नाम प्राणहिता हो जाता है। और जो वेनगंगा नदी है वो गोदावरी की सबसे प्रमुख नदी है। आगे चल के दोस्तों ये गोदावरी में मिलती है और ये गोदावरी की सबसे प्रमुख नदी है। तो एक तो हमको यहाँ से गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से एक हमको पता चल गया कि वेनगंगा है। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग गोदावरी का भी ले लेते हैं। तो आज बात आती है गोदावरी नदी की। तो हम लोग देखेंगे जो गोदावरी का उद्गम है वो गोदावरी का जो उद्गम है वो नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से हुआ है। नासिक के पास त्रयंबकेश्वर में इसका उद्गम है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम त्रयंबकेश्वर में हुआ है। और जो वेनगंगा है इसका उद्गम महादेव पहाड़ी से हुआ है। गोदावरी की सहायक नदियाँ, जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, हम लोगों ने उनकी लिस्ट तैयार कर ली है। तो हम लोग गोदावरी की सहायक नदियाँ जो हैं उनको देख लेते हैं। तो मंजरा, वर्धा, प्राणहिता और यही वेनगंगा है जो कि हमको पता है कि वर्धा से मिलने के बाद इसका नाम प्राणहिता हो जाता है। इंद्रावती, सबरी और प्रवरा, ये इसकी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। इसके नाम को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मंजरा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और प्रवरा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 2 नदियों वेनगंगा और गोदावरी के बारे में पढ़ा। गोदावरी की सहायक नदी, इन दोनों का उद्गम कहाँ से है इनके बारे में हम लोगों ने जाना। 18 नंबर क्वेश्चन, एक पुहरोनु ज्वालामुखी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं कि पुहरोनु ज्वालामुखी है क्या। इस कलर को दोस्तों मिटा देते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे अगर पुहरोनु ज्वालामुखी ऐसा क्या कारण था कि चर्चा में रहा है, तो हाल के दिनों में इसको विश्व की सबसे अधिक गर्म और सबसे बड़ी ज्वालामुखी घोषित की गई है। तो दोस्तों अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की सबसे अधिक गर्म और सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुहरोनु ज्वालामुखी। और इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था वो मौना जोआ के पास था। इसके पहले जो ये रिकॉर्ड था किसके पास था दोस्तों? मौना लोआ के पास। और ये दोनों हवाई में पाई जाती हैं ज्वालामुखियाँ। ये दोनों ज्वालामुखियाँ हवाई द्वीप के पास पाई जाती हैं। तो वो देखेंगे कि जो पुहरोनु ज्वालामुखी है अब वह विश्व की सबसे अधिक गर्म एवं सबसे बड़ी ज्वालामुखी घोषित की गई है। इसके पहले ये रिकॉर्ड मौना लोआ के पास था। आज का अगला क्वेश्चन, एक बुक है फेसबुक द इनसाइड स्टोरी। दोस्तों फेसबुक द इनसाइड स्टोरी, ये जो बुक है दोस्तों ये स्टीवन लेवी के द्वारा लिखा गया है। हाल के दिनों में देखेंगे कि भारत में कई सारे इनिशिएटिव
और फेसबुक ने लिए हैं। ऐसे में ये क्वेश्चन इस बार, चूंकि ये बुक फेसबुक के ऊपर है तो इम्पॉर्टेंट बन सकती है, इसलिए हम लोगों ने इसको भी देख लिया। ये फेसबुक द इनसाइड स्टोरी बुक जो है वो स्टीवन लेवी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन। हम लोग देखें तो ये एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल के 6 मंथ में काफ़ी चर्चा में रहा है। दोस्तों हम लोग जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं ये हाल के 6 महीनों में बेहद इंपॉर्टेंट, जनवरी के बाद से ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहे हैं, ये कहीं ना तो कहीं से न्यूज में रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जल जीवन मिशन है इसका एक टारगेट है दोस्तों, वो टारगेट है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक, सन हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। जैसे इस बार अगर हम लोग बीईओ का ही पेपर देखें तो वहाँ पे सन बेस्ड 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो टारगेट है वो 2024 तक पूरा करने का है। और कितना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी की आपूर्ति, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, व्यक्ति नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, परिवार वर्ड है। तो यहाँ पे 2 कीवर्ड है, एक तो यहाँ पे परिवार वर्ड है और दूसरा 55 लीटर है, यानी एक फैमिली पे 55 लीटर पानी 2024 तक टारगेटेड है कि वो जल जीवन मिशन के थ्रू दिया जाएगा। और अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे कि सेंटर और गवर्नमेंट का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो 50-50% है। तो सेंट्रल और गवर्नमेंट यहाँ पे 50-50% एरिया, जो 50% जो व्यय है वो व्यय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है डायमर बासा बांध प्रोजेक्ट। ये हाल के दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और इसके आने के चांस दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे तनाव कंटिन्यू बने हुए हैं और ये बांध भी सिंध नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। तो जो डायमर बासा बांध प्रोजेक्ट है ये सिंध नदी पे बनाया जा रहा है और ये पाक और चाइना, यानी पाकिस्तान और चाइना के मदद से पाकिस्तान के लिए बनाया जा रहा है। तो डायमर बासा बांध प्रोजेक्ट किस नदी पे है, तो सिंध नदी पे है। और यहीं से दोस्तों अब होमवर्क कर लेंगे कि जो सिंध नदी की सहायक नदियां हैं उनको एक बार देख लेंगे। हालांकि अगर आप लोग बैक ईयर का डिस्कशन सुन रहेंगे तो वहाँ पे सिंध की सहायक नदियां, जो इसकी हिमालयी सहायक नदियां यानी पर्वतीय सहायक नदियां और जो स्थलीय सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम लोग वहाँ पे चर्चा किए हैं। अगला एक चीज़ जो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ये डैम बन के, ये बांध बन के तैयार हो गया, ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया, तो यह विश्व का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि पहली बात तो ये पाकिस्तान का है, दूसरी बात ये सिंध नदी पे बन रहा है, तीसरी बात कि चाइना की मदद से बन रहा है और चौथी बात कि अगर ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो ये विश्व का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला हमको पता है कि एक मुक्तोश्री जो है ये फेमस काफ़ी हुई है। तो मुक्तोश्री क्या है कि चावल की एक प्रजाति है और ये पश्चिम बंगाल के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई है। तो मुक्तोश्री, इसका संबंध कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से, और इसका एक नाम है IET 21845। IET 21845 ये पश्चिम बंगाल के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजी गई चावल की एक नई किस्म है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये आर्सेनिक प्रतिरोधी है, आर्सेनिक प्रतिरोधी है। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने इसको जो व्यावसायिक यूज है इसका शुरू करने की अनुमति दी है, यानी अब इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। तो मुक्तोश्री जो कि चावल की एक नई प्रजाति है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट रही है, आर्सेनिक प्रतिरोधी है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य पे। तो दोस्तों आदित्य क्या है, तो आदित्य भारत की, जो आदित्य है वो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। सौर ऊर्जा संचालित नौका है। तो चूंकि ये इंडिया की फर्स्ट सौर ऊर्जा संचालित नौका है, यही कारण है कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में इसको एक अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया इसको। तो किससे सम्मानित किया गया है, तो गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से। तो दोस्तों इसको गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कौन गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा आदित्य। आदित्य है क्या, तो आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कोरोना वायरस की पीरियड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रहा है, कई बार चर्चा का केंद्र विषय रहा है, खुद PM मोदी ने अपने इसको काफ़ी हाईलाइट किया है। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना ये 20 जून 2020 को इसको स्टार्ट की गई थी, यानी हम कह सकते हैं जून 2020 में, जब हम देखेंगे कि हमारे
जो मजदूर भाई बहन हैं वो जब माइग्रेट हो गए थे, जिसमें से मैक्सिमम संख्या जो माइग्रेट हुए हैं वो यूपी, बिहार, एमपी इन्हीं के थे। तो इसके बारे में दो चीज़ हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है ये एक तो जून 2020 में इसको स्टार्ट किया गया है और ये केवल 6 राज्यों के द्वारा इसको अपनाया गया है। कौन से वो 6 राज्य हैं? बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना जिन राज्यों में स्टार्ट किया गया है वो 6 राज्य हैं, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। तो 2 बात यहाँ पे याद रखने वाली दोस्तों कि इससे कुल 6 राज्य संबंध हैं, उन राज्यों का नाम याद रखेंगे और ये जून 2020 में स्टार्ट की गई है। तो अगर योजना को कालानुक्रम के हिसाब से अरेंज करने के लाएगा तो वहाँ भी आपको मदद करेगा। नेक्स्ट है बेहद एक इम्पॉर्टेंट है यारा वायरस, जो कि हाल के दिनों में ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो यारा वायरस के बारे में ध्यान देंगे दोस्तों कि ये ब्राज़ील की एक झील में खोजी गई है या हम कह सकते हैं पाई गई है। तो यारा वायरस का संबंध कहाँ से हो गया? तो ब्राज़ील का हो गया। देखेंगे कि ब्राज़ील की जिस झील में पाई गई है वहाँ की एक देशज यानी स्थानीय जनजाति है, उसका नाम है टूपी गुआरानी। उसका नाम है टूपी गुआरानी। इस टूपी गुआरानी की एक पौराणिक कहानी है जिसका नाम है मदर ऑफ वाटर्स। उसी को हम लोग यारा कहते हैं। इसी के नाम पे चूंकि ये झील में पाए गए हैं तो इसी की वजह से इनका नाम यारा रखा गया है। तो ये दोस्तों इनका यारा नाम किसके ऊपर पड़ा है? तो जो वहाँ की देशज जनजाति है टूपी गुआरानी, उनकी पौराणिक कहानी में यारा वर्ड है जो कि मदर ऑफ वाटर है, जिसको मदर ऑफ वाटर है जो कि। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यारा वायरस का संबंध कहाँ से है और किस जनजाति के नाम पे या किस के नाम पे हम कह सकते हैं कि इसका नाम यारा रखा गया है, तो टूपी गुआरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र अभी हाल में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय नौसेना का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो नौसेना अकादमी एझिमाला में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो नौसेना अकादमी एझिमाला है वहाँ पे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ध्यान देंगे कि यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है और जिसको एझिमाला में स्थापित किया गया है, एझिमाला में। और ये एझिमाला क्या है? नौसेना अकादमी है। नेक्स्ट है गोल कार्यक्रम। ये भी दोस्तों हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो गोल कार्यक्रम के बारे में देखते हैं दोस्तों। जो गोल कार्यक्रम है वो फेसबुक के सहयोग से स्टार्ट किया गया। पहली बात तो यही है। अगर पहला इंपॉर्टेंट देखें तो ये एफबी यानी फेसबुक के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। सेकेंड, इसका टारगेट क्या है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ये आदिवासी युवाओं के लिए तो आदिवासी मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया होगा। इसका टारगेट है कि आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना, यानी उनको डिजिटल स्किल देना, ये इसका टारगेट है। तो गोल प्रोग्राम है वो आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना इसका टारगेट है। और ये किसकी मदद से स्टार्ट किया गया है? तो ये फेसबुक की मदद से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, प्रज्ञान सम्मेलन 2020। तो दोस्तों जो प्रज्ञान सम्मेलन है ये भारतीय सेना का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। पहली बात तो ये रखेंगे कि ये किससे संबंधित है? तो भारतीय सेना से संबंधित है प्रज्ञान सम्मेलन भारतीय सेना का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और इसको किसने आयोजित किया था? तो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, CLWS, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ ने इसको आयोजित किया था। और कहाँ पे आयोजित किया था? तो मोनेक्सा सेंटर, न्यू दिल्ली में। तो दो चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो ये कि प्रज्ञान सम्मेलन संबंधित किससे है? तो भारतीय सेना से संबंधित है। दूसरी बात कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मोनेक्सा सेंटर, न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ था। और थर्ड, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ ने इसको आयोजित किया था। और याद रखेंगे दोस्तों एक बात जरूर, कीवर्ड हमेशा फोकस करेंगे कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ना कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन है। क्योंकि जब इसका संबंध भारतीय सेना से है तो हो सकता हो कि राष्ट्रीय सम्मेलन वहाँ पे दे दे और गलत होने के चांस बढ़ जाए। 29 यानी जो हमारा अगला क्वेश्चन है हम कह लें तो वो है, पहली बार अभी हम हाल में देखेंगे
तो यूएसए से कुछ जो अंतरिक्ष यात्री हैं हम कह सकते हैं, उनको प्राइवेट स्पेस से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। और ये घटना पहली बार हो रही है, ऐसा कोई प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना जरूरी है, क्योंकि यूपी पीसेस जो हम देखेंगे फर्स्ट टाइम होता है उसको हमेशा से फोकस करती है। तो आते हैं, इसको देखते हैं। कह रहे पहली बार निजी अंतरिक्ष यान से, तो ध्यान देंगे ये कोई नासा वगैरह नहीं भेज रही है, ये कोई सरकारी पहल नहीं है, तो ये निजी अंतरिक्ष यान से भेजा जा रही है। और जो निजी अंतरिक्ष यान है उसका नाम है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। तो जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। और जिस कंपनी के द्वारा भेजी जा रही है उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। तो दोस्तों जिस कंपनी के द्वारा भेजी जा रही है और कहाँ से? यूएसए से, अमेरिका से। तो पहली बात निजी अंतरिक्ष यान से जो अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान है वो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट फ्लाइट जो अंतरिक्ष यान है उसके माध्यम से भेजे जा रहे हैं। जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनका भी नाम देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो रॉबर्ट बेकनेक और सेकेंड है डगलस हर्ले, ये दो लोग जा रहे हैं। तो रॉबर्ट बेकनेक और डगलस हर्ले, इन दोनों का नाम याद रखेंगे। और ये किससे जा रहे हैं? तो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से जा रहे हैं। कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स है। नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हमको पता है कि चीन अब तक कोई मंगल मिशन नहीं भेजी थी। हालांकि हम देखेंगे कि स्पेस प्रोग्राम में चीन भी काफ़ी अग्रणी देश रहा है, लेकिन अभी तक चीन ने कोई मंगल मिशन नहीं भेजा था। और भारत पहले ही प्रयास में मंगल में सक्सेस रहने वाला एक देश बना हुआ है। तो भारत के पास ये एक उपलब्धि है। और यही देखते हुए चाइना ने भी अपना पहला मंगल मिशन, जिसका नाम है तियानवेन-1, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि तियानवेन-1 क्या है? तो ये चाइना का मंगल मिशन है और ये पहला मंगल मिशन है दोस्तों। ये ध्यान देंगे क्योंकि भारत छोड़ चुकी है और इसलिए दे सकता है कि ये दूसरा मंगल मिशन है या कोई और मंगल मिशन है, ऐसा कुछ कर सकता है। और ध्यान देंगे कि दोस्तों ये 7 महीने बाद फरवरी 2021 में, इसको जुलाई में छोड़ा गया था और ये फरवरी 2021 में आफ्टर 7 मंथ के बाद पहुंचेगी कहाँ पे? तो मंगल ग्रह पे पहुंचेगी, जिसको हम लोग लाल ग्रह पे कहते हैं, वहां पहुंचेगी। दोस्तों यहाँ से एक होमवर्क कर लेंगे, जो भारत का मंगल मिशन था उसके बारे में कुछ फैक्ट्स तैयार कर लेंगे। तो तियानवेन-1 क्या है? तो चीन का पहला मंगल मिशन है। 1 बता रहा है कि ये पहला मंगल मिशन है। कब पहुंचेगा? तो फरवरी में पहुंचेगा। छोड़ा कब किया था? जुलाई में। टोटल 7 महीने का टाइम पीरियड लेके ये पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाइमेंट्स क्या है? तो दोस्तों देखेंगे कि भारत अब साइंस एंड टेक के एरिया में तो अग्रणी हो ही रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि सोशल मीडिया प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट में भारत की जो उपलब्धि थी वो बहुत कम थी। हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्रोग्राम में इसकी और सोशल मीडिया ऐप के डेवलपमेंट में भारत की उपलब्धि थी ही नहीं। तो ये इलाइमेंट्स जो है ये मेड इन इंडिया, सबसे पहली बात तो ये ध्यान देंगे कि ये मेड इन इंडिया है और पहला सोशल मीडिया ऐप है। इस चीज़ को हम लोग जरूर ध्यान देंगे कि ये भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है, ना कि पहला ऐप है। तो ये भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है और ये मेड इन इंडिया है, ना कि मेक इन इंडिया है। इस चीज़ को भी दोस्तों कीवर्ड्स को हमेशा फोकस करेंगे कि ये मेड इन इंडिया है और ये पहला सोशल मीडिया ऐप है। अब बात आती है दोस्तों कि इसको बनाया किसने? तो हम देखेंगे बेंगलुरु की एक कंपनी है, उसका नाम है सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम सुमेरु है, बेंगलुरु की एक कंपनी है और इस कंपनी ने इलाइमेंट्स नामक भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लारा एंड सन, ये बुक है। नीचे एनफिल लिब्रे, ये भी एक बुक है। इन 2 बुकों के बारे में, ये बेहद इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो थोड़ा सा इन बुकों को किसने लिखा है इनके बारे में ध्यान देंगे। तो जो क्लारा एंड द सन बुक है ये काजुओ इशिगोरा का बुक है। ये काजुओ इशिगोरा का बुक है। काजुओ इशिगोरा के बारे में जाने दोस्तों कि इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है और इनका पहला उपन्यास ये है। ये इनका पहला उपन्यास है
और इन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार हासिल किया है। तो चूंकि इन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार हासिल किए हैं और ये इनका पहला उपन्यास भी है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा यूपीपीसीएस टारगेट करती है। तो क्लारा एंड द सन, ये काजुओ इशिगोरा का बुक है। आगे आते हैं एनफिल लिब्रे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए पाकिस्तान से कोई भी चीज़ दोस्तों अटैच रहे वो हमेशा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये है आसिया बीबी। इनको पाकिस्तान ने 8 साल तक जेल में रखी और उनको जेल में जो यातनाएं दी गई हैं उन्हीं यातनाओं का वर्णन इन्होंने एनफिले लिब्रे में किया है। और किसकी बुक है ये? तो आसिया बीबी की बुक है। और ये टोटल 8 साल पाकिस्तान के जेल में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि भारत ड्रोन के बारे में दोस्तों, भारत ड्रोन के बारे में, और ये बेहद इंपॉर्टेंट ड्रोन है। हम देखेंगे कि रिसेंट में हमारा चाइना के साथ तनाव बना हुआ है, वहाँ पे निगरानी रखना एक बेहद चुनौतीपूर्ण है। बिना टेक्नोलॉजी की सहायता से, बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी की सहायता से वहाँ पर निगरानी रख पाना संभव नहीं है। यही देखते हुए डीआरडीओ ने पूर्णतः स्वदेशी एक ड्रोन को डेवलप किया है जिसका नाम दिया है भारत ड्रोन, और ये एलएसी की निगरानी करेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस तरह से दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे होमवर्क कर सकते हैं कि हमारा जो विभिन्न देशों के साथ जो हमारा बाउंड्री लाइन है उसको किस नाम से जानते हैं, इसको एक बार होमवर्क के तौर पे कर लेंगे। ये इसकी खूबी थोड़ा सा देख ले दोस्तों। तो इसकी खूबी ये है कि यह पूर्णतः स्वदेशी है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बोल दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, खराब मौसम में भी कार्य कर सकती है। यानी अगर जो लेह लद्दाख है, लद्दाख की अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है, मौसम खराब हो जाता है, तो यहाँ पे वर्क करना ये काम नहीं करेगी, बंद करेगी। हमको जो भी जानकारियाँ हैं वो हमको भेजती रहेगी डिफ़िकल्ट मौसम में भी। तो हम देखेंगे डीआरडीओ के द्वारा विकसित है, एलएसी की निगरानी करेगा, पूर्णतः स्वदेशी है और ख़राब मौसम में भी वर्क करेगा। ये दोस्तों ध्यान देंगे, पूर्णतः स्वदेशी है और ख़राब मौसम में भी वर्क करेगा। ये दोनों बातों को बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में हम देखेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव काफ़ी बढ़ गया था। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वार भी किया है। तो ऐसे में ईरान ने अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह छोड़ा है और उसका नाम है नूर-1। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि नूर-1 क्या है? तो ये ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जियोग्राफी से क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हाल के दिनों में चर्चा रहा है, ड्रेक पैसेज। तो हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। तो देखिए ड्रेक पैसेज, अगर हम लोग फिगर देखें तो ड्रेक पैसेज यहाँ पे है और ये कर क्या रही है कि ये किसके बीच में है? तो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में है। ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच में है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ड्रेक पैसेज। तो हम कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। तो ड्रेक पैसेज कहाँ पे स्थित दोस्तों? तो ये फिगर बता रहा है कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गोधन न्याय योजना, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो अगर जिन दोस्तों को ये नहीं पता रहेगा ये क्वेश्चन, मुझको पूरा विश्वास है कि वो यूपी मारेंगे, उत्तर प्रदेश। लेकिन गोधन न्याय योजना दोस्तों ये छत्तीसगढ़ सरकार लेके आई है। ध्यान देंगे कि ये छत्तीसगढ़ सरकार लेके आई है। तो ये छत्तीसगढ़ की योजना है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इस योजना के तहत भारत का ये पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़ जो किसानों से गोबर खरीदेगा। किसानों से क्या करेगा दोस्तों? गोबर खरीदेगा। तो गोधन न्याय योजना गोबर खरीद से रिलेटेड है और ये छत्तीसगढ़ की योजना है और ये भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो किसानों से गोबर खरीदने के लिए कोई पॉलिसी लेके आया है। तो इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, एम सेशंस क्या है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, एम सेशंस जो है हाल के दिनों में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। ध्यान देंगे कि लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोग देखेंगे कि तंबाकू के लिए लोग लॉकडाउन के रूल्स को तोड़ दिए थे। तो इसी के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो जो एम सेशंस है ये तंबाकू छुड़ाने के लिए, सबसे पहली बात तो ये ही ध्यान रखेंगे कि किससे संबंधित है? तो तंबाकू को छुड़ाने के लिए एक मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित पहल है, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और ये किसने शुरू किया है इस पहल को किसने स्टार्ट किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड फैमिली वेलफेयर। तो हम देखेंगे जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ
हाउस फैमिली वेलफेयर है, उसने इसको स्टार्ट किया। जो हमारा परिवार मंत्रालय है उसने स्टार्ट किया है। तो और ये किसके सहयोग से स्टार्ट किया है? तो WHO अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि MOHFW ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है? तो ये WHO और इंटरनेशनल दूरसंचार संघ यानी हम कहते हैं ITO के मदद से के सहयोग से स्थापित किया है। दूरसंचार संघ से अगर दोस्तों थोड़ा भी कंफ्यूजन में आएगा कि ये होगा कि नहीं होगा, तो इतना अगर ध्यान दे देंगे कि ये मोबाइल प्रौद्योगिकी है तो दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ हो सकता है। देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत, ध्यान देंगे, देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ने हाल के दिनों में कई अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, पहले किए हैं, जो उसमें से एक अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं जिसका नाम था गोधन न्याय योजना, और अभी हम लोग तत्काल में पढ़ रहे हैं ई लोक अदालत। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे, यानी हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, बाघ जनगणना 2018। दोस्तों अभी रिसेंट में बाघ जनगणना आई है और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के पूछने के ट्रेंड हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको रख लिया है। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं जिनकी संख्या है 526, तो 526 है, और कर्नाटका इसमें सेकेंड रैंक रखती है 524 के साथ। तो MP फर्स्ट है 526 के साथ, कर्नाटका सेकेंड है 524 के साथ। लास्ट हमारा क्वेश्चन है गोल्डन बर्ड विंग के बारे में। तो दोस्तों जो गोल्डन बर्ड विंग है ये भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा भी इसको रिसेंट में दिया गया है। गोल्डन बर्ड विंग को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। तो भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसको दिया गया है? तो गोल्डन बर्ड विंग को दिया गया है, और ये हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों ये हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि यूपीएससी हिंदी के द्वारा चलाया जाता है। इसका जो न्यू बैच है दोस्तों वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट है। आफ्टर प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के बाद इसको स्टार्ट किया जाएगा फिर से। और हम देखेंगे यूपीपीसीएस के लिए इसमें बिल्कुल सेपरेट बैच है। जो हमारी कार्यक्रम की विशेषताएं हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं कि विशेषज्ञों के द्वारा कॉपी चेक की जाएगी, माइक्रो एवं मैक्रो एनालिसिस किया जाएगा, ग्राफ, केस स्टडी, इन सबको यूज़ कैसे करें ताकि जो हमारे मेंस के मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर के साथ।